AVP 24 न्यूज पे वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन कड़ाके की ठंड में भी जारी है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। पूरे भारत से समर्थन मिलने के बाद किसानों की आवाज और बुलंद हो गई है। आज इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को याद किया जाएगा। किसान संगठनों ने इसके लिए पूर्व घोषित देशव्यापी श्रद्धांजलि सभा के बारे में चर्चा की थी। किसान नेताओं के अनुसार इस आंदोलन में करीब 30 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। उनकी याद में आज श्रद्धांजलि सभा देश के हर गांव के किसान को आंदोलन से जोड़ेगी। किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी ने बताया कि आज देश के सभी जिलों, गांव व तहसीलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को याद किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के ओंकार सिंह ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा 11 बजे से आयोजित की गई थी। इसके लिए इस आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की तस्वीरें भी लगाई गई थी। सिंधु टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थलों पर सभा आयोजित की गई, मगर मुख्य आयोजन सिंधु बॉर्डर पर किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस दौरान किसान नेता भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की गई। यूपी गेट पर किसान संगठनों ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों का उत्पीड़न बंद करना होगा। यदि किसानों को रोका गया और उनके परिवारों को किसी भी तरह के दबाव में डाला गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सभी 14 लेन बंद कर दी जाएंगी। राकेश टिकैत व अन्य किसान के साथ संयुक्त वार्ता में किसान नेता VM सिंह भी मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। भारत की गरिमा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के मध्य में प्रधानमंत्री का गुरुद्वारा जाना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिकतर किसान पंजाब और हरियाणा से ही हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जब गुरुद्वारा पहुंचे उस दौरान उनकी सुरक्षा के कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे। प्रधानमंत्री एक आम जन की तरह गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे पहुंचने के लिए कोई यातायात अवरोध भी नहीं लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सिख गुरु के शहीदी दिवस पर पंजाबी में ट्वीट भी किया। 1621 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में प्रधानमंत्री ने माथा टेका। ये वही स्थल है जहां गुरु तेग बहादुर जी का पार्थिव शरीर रखा गया था। प्रधानमंत्री ने मत्था टेकने के बाद कहा कि मैं और पूरा भारत उनके विचारों से प्रेरणा लेता है। वो पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। गृह मंत्री के साथ उनके सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविया आदि लोग मौजूद हैं। राज्य में चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कल गृह मंत्री ने राज्य में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें राज्य सरकार पर गृह मंत्री जमकर बरसे। गृह मंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जितना अधिक टीएमसी हम पर हमला करेगी उतना ही आक्रामक तरीके से हम जीत की ओर बढ़ेंगे। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में उन्होंने भगवा झंडा भी थामा था। आज गृह मंत्री अमित शाह वीरभूम जिले में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां वो रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से वार्ता करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री वीरभूम श्यामवती से मुलाकात करेंगे और बाउल गायक के परिवार के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। स्टेडियम रोड हनुमान मंदिर से भोजपुर सर्किट तक भोलपुर में रोड शो को संबोधित करने के बाद मोहिर कुटीर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता करने के बाद गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अयोध्या में कृषि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ 88 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कृषि मेला व प्रदर्शनी, कुमारगंज में नवनिर्मित पशु चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अयोध्या मंडल के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के जनप्रतिनिधियों से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में किसान भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री 4 बजे लौटेंगे। इस दौरान किसान सम्मेलन में बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी जिलों के किसान मौजूद रहेंगे। वीवी के प्रवक्ता और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। इस प्रदर्शनी में जैविक खेती एवं रबी फसलों के बारे में भी बताया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज राजगीर के नेचर सफारी में निर्माणाधीन ग्लास फ्लोर ब्रिज, जीप बाइक नेचर सफारी के मेन कैंपस और जीप लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजगीर में नेचर सफारी के साथ साथ जू सफारी बनाने का वादा किया था और अब इसके लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। युवा पीढ़ी जो यहाँ घूमने आएगी उसे प्रकृति के संबंध में काफी जानकारियाँ प्राप्त होंगी और वो पर्यावरण के प्रति प्रेरित होंगे। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्लास फ्लोर ब्रिज का काम मार्च के महीने तक पूर्ण हो जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस तैनात की जाएगी। यहाँ के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। सूर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ जल संरक्षण की दिशा में भी यहाँ काम चल रहा है। गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता की सराहना की। गोवा आज के दिन 1961 में पुर्तगालियों के 450 साल की गुलामी से आजाद हुआ था। राष्ट्रपति ने इस शुभ अवसर पर कहा कि आज का दिन गोवा के लिए गौरवान्वित दिन है। आज के दिन गोवा के नागरिकों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया था, जिस कारण गोवा में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। इस समय भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब गोवा अपनी स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तब वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में आगे बना हुआ है। इसका श्रेय यहाँ के मेहनती जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत को दिया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आत्मनिर्भर भारत के नेतृत्व में हो रहे विकास की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं संपूर्ण गोवा की सराहनीय पहल शुरू हो गई है। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला आज भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 99 लाख को पार कर गया है। तो वहीं 341 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। तो वहीं अब तक 95 लाख लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,05,344 है। भारत में कोरोना वैक्सीन निर्माण करने वाली 3 कंपनियों ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी थी। दिल्ली स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को टीका रखने का केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर टीका -80 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले फ्रीजर में तैयार किया जा रहा है। इस तापमान पर टीका रखने के लिए मुंबई में पहले ही व्यवस्था कर ली गई है और अब इसके लिए हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में भी व्यवस्था कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीके को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम -70 डिग्री वाला फ्रीजर मौजूद होना चाहिए और ये कुछ शहरों में ही आसानी से उपलब्ध हो सकता है। फाइजर की ओर से टीकाकरण के आपातकालीन उपयोग की सबसे पहले अनुमति मांगी गई थी, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक जिले में केवल एक कंपनी का टीका ही उपलब्ध कराया जाएगा। यदि अगर टीके का दुष्परिणाम लोगों को होता है तो उस दिशा में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के एक सदस्य ने बताया कि दूसरे देशों में किए गए परीक्षण और अन्य दस्तावेजों के आधार पर फाइजर वैक्सीन को इस समय अनुमति दी जा सकती है।
हालांकि इस कंपनी के वैक्सीन का परीक्षण भारत में नहीं किया गया है। यदि अगर इस वैक्सीन के टीकाकरण की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है तो ये सिर्फ चंद शहरों में ही उपलब्ध होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की स्थिति के मध्य में चीनी राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र के अपनी सेना की कमान एक नए जनरल के हाथों में सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रपति ने जनरल झेंग समेत 4 वरिष्ठ चीनी सेना व सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देते हुए उन्हें जनरल झेंग 65 वर्षीय जनरल झाओ जान की जगह पर तैनात किया गया है। जनरल झेंग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लीड करेंगे। जनरल झेंग वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। जनरल झाओ जंग को उनका पद 2017 में डोकलम में भारतीय सेना के साथ गतिरोध के दौरान सौंपा गया था। प्रमोशन पाने वाले अन्य अधिकारियों में सीएमसी के लॉजिस्टिक सपोर्ट विभाग के राजनीतिक कमिश्नर गुओ पिक्सो हैं। पीएलए स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स के राजनीतिक कमिश्नर ली वेई और कमांडर वांग चुनिंग शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जनरल झेंग के प्रमोशन पर हैरानी जताई जा रही है। कोरोना महामारी के कहर के कारण पूरी दुनिया बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 7.61 को पार कर गया है। तो वहीं इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। पूरे विश्व में अब तक इस महामारी के कारण 16.83 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। WHO के डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि वुहान में महामारी से जुड़े संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए WHO की टीम जाएगी। उनके लिए पृथकवास की व्यवस्था कराई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी टीम चीनी सहकर्मियों के साथ काम करेगी, लेकिन जांच में चीनी अधिकारियों की कोई मौजूदगी नहीं होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर से चीन पर बीमारी फैलाने का आरोप लगाया था। माइक पोम्पियो का कहना था कि चीन WHO के अधिकारियों की जांच में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर माइकल रियान ने कहा कि हमारी जांच चीनी अधिकारियों की निगरानी में नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।